हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी कर रहे हैं आप सभी अपनी प्रिपरेशन। ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है हमारा, ये सिविल प्रोसीजर कोड 1908 यानी कि सीपीसी 1908 के एमसीक्यूज़ हैं, जिसको लेकर के पहले भी हमने एक सीरीज़ जो है बनाई थी। ये एमसीक्यू सीपीसी के दूसरी सीरीज़ है जो आपके लिए एआईबी 19 एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि एआईबी के अंदर जो है सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है फैक्चुअल बेस ही आते हैं। तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहेगा हमारे साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। सत्य कथन पूछ रहे हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो आप अपना फोकस करेंगे क्वेश्चन रीड करने पर करेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन वो कौन सा सही नहीं है, कौन सा सत्य है, कौन सा गलत है, इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ मोस्टली हमारा क्वेश्चन जो है राइट आंसर जानते हुए भी हम लोग रॉन्ग कर जाते हैं। तो सबसे पहले बिना ओवर कॉन्फिडेंस के, सबसे पहले फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ओवर नहीं फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो क्वेश्चन रीड आउट करना है, तभी उस पर राइट आंसर पर टिक करना है। ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहा है, चार ऑप्शन हमारे सामने है। सत्य हमें कौन सा ये बताना है। जो ऑर्डर है वो पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण कर सकता है, यानी कि आदेश ऐसे भी हो सकते हैं जो पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण करें। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है कि जो आदेश होते हैं वो प्रिलिमिनरी और फाइनल जैसा कोई चीज़ ऑर्डर के अंदर नहीं होती। तीसरा कह रहा है कि आदेश जो होते हैं उनके विरुद्ध कोई द्वितीय अपील नहीं होती है। और डी कह रहा है कि सारे कथन जो है सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर डी ही है, क्योंकि आदेश जो होते हैं उनमें पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण भी हो जाता है। आदेश में प्रारंभिक और अंतिम जैसा कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि किसी भी वाद या कार्रवाई में बहुत से ऑर्डर जो है पारित किए जा सकते हैं। आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील बिल्कुल नहीं होगी। अब डिक्री की तो द्वितीय अपील हो सकती है, बट ऑर्डर की एक ही अपील होगी। और ये इसका मतलब ये सारे ही ऑप्शन जो हैं सही हैं। अब हम आपको यहाँ पर बता दें कि हमारे सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत जो ऑर्डर शब्द है उसे कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो 214 के अंदर। जी हाँ, 214 में, यानी कि धारा 2 के क्लॉज 14 में जो है सब आदेश शब्द को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर देखिए अब क्या पूछ रहे हैं, असत्य कथन पूछ रहे हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है सत्य, जैसे मैंने अभी आपसे ऊपर बताया था। अब यहाँ पर कौन सा राइट नहीं है ये बताना है। पहला कह रहा है विदेशी निर्णय से अभिप्राय ऐसे निर्णय से है जो विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया हो। बी कह रहा है कि प्रीवी काउंसिल भी क्या है, एक विदेशी न्यायालय है। कुर्की कराने वाले जो लेनदार होते हैं, यानी कि जो लेनदार होते हैं, जो क्रेडिटर होते हैं जिन्होंने कुर्की कराई है, वो डिक्री की डेफिनेशन के अंतर्गत शामिल नहीं होते। वाद और कार्यवाहियों में आदेशों की, देखिए ये कह रहे हैं वाद और कार्यवाहियों में आदेशों की संख्या प्रतिबंधित रहती है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो वाद और कार्यवाहियाँ होती हैं उनमें आदेशों की संख्या प्रतिबंधित रहती है, मतलब कि किसी भी वाद या कार्रवाई में लिमिटेड ऑर्डर ही हो सकते हैं। बट अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि किसी भी वाद या कार्रवाई में आदेशों की कोई भी लिमिट नहीं होती। न्यायालय के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उस केस में कितने ही ऑर्डर जो है पारित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, असत्य कथन पूछ रहा था। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा होगा, डी, कि जो आदेशों को क्या कर रहा है, प्रतिबंधित कर रहा है। अब आपको हम यहाँ पर थोड़ा सा और बता दें, देखिए कि जो विदेशी निर्णय है, जैसे हमने आपको बताया पहले वाले क्वेश्चन में कि ऑर्डर को 214 में डिफाइन किया गया सीपीसी में, तो जो विदेशी निर्णय होते हैं, विदेशी निर्णयों को जो है 26 के अंदर डिफाइन किया गया है सीपीसी में, धारा 2 के क्लॉज 6 में। और जो विदेशी न्यायालय होते हैं, विदेशी न्यायालय को जो है 25 में डिफाइन किया गया। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इन्हें देखिएगा और साथ साथ हो सकता है तो आप इन्हें नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन शिल्पिका संहिता के तहत जो है कौन नहीं होगा, पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पब्लिक सर्वेंट कौन नहीं है इसके बारे में पूछा जा रहा है। ग्राम पंचायत का सरपंच। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि पब्लिक सर्वेंट जो हैं उनको सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत जो है 217 में डिफाइन किया गया है। किस में डिफाइन किया गया है, 217 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो ये कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत का सरपंच जो है वो भी पब्लिक सर्वेंट नहीं है। कोर्ट कमिश्नर पब्लिक सर्वेंट नहीं है। न्यायाधीश ऐसा व्यक्ति जो सरकार से वेतन ले रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर हमने आपको खुद ही बता दिया कि ग्राम पंचायत का सरपंच वो भी पब्लिक सर्वेंट नहीं है, कोर्ट कमिश्नर वो भी पब्लिक सर्वेंट नहीं है। तो बचे कौन, दो, न्यायाधीश। तो मोस्टली बात है भाई, न्यायाधीश तो हर कोई, एक तो बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन है कि पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। और ऐसा व्यक्ति जो सरकार से वेतन ले रहा हो, बिल्कुल आईपीसी। और अगर आज की रिकॉर्डिंग हम बात करें तो बीएनएसबी जो है ऐसे पर्सन को जो सरकार से वेतन ले रहा हो उसको कौन मानते हैं, पब्लिक सर्वेंट मानती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ई, कि ए एवं बी जो है ये दोनों सही नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, नहीं पूछा था कि कौन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
रिसीवर कौन होता है, यानी कि प्रापक होता है। कौन होगा प्रापक? पहले हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये बता दें कि जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि वर्डों को डिफाइन किया गया कि ये चीज़ यहाँ पर डिफाइन है, सीपीसी में यहाँ पर डिफाइन है। बट देखिए जो रिसीवर है, रिसीवर को डिफाइन नहीं किया गया। बट जो ऑर्डर 40 पढ़ेंगे आप सीपीसी का आदेश 40, उसमें रिसीवर के संबंध में बताया गया है। जो यूपी जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पर ये रिसीवर के संबंध में सीपीसी में मेंस क्वेश्चन भी बनता है, प्री में भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे राइज होते हैं। तो ये कह रहे हैं रिसीवर कौन हो सकता है? न्यायालय का अधिकारी होता है, या वादी का एजेंट होता है, या प्रतिवादी का एजेंट होता है, या फिर कौन होता है? वाद के पक्षकारों का एजेंट होता है। तो देखिए जो रिसीवर होगा वो वादी का, प्रतिवादी का, वाद के पक्षकार का एजेंट नहीं हो सकता। मोस्टली वो कौन होता है? न्यायालय का अधिकारी होता है, क्योंकि कोर्ट ही जो है रिसीवर को अपॉइंट करता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन अधिवक्ता की परिभाषा में शामिल नहीं है? यहाँ पर ये किसको पूछ रहे हैं? अधिवक्ता को पूछ रहे हैं कि अधिवक्ता की परिभाषा में जो है निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे। तो देखिए नहीं पूछ रहा है, शामिल नहीं है। तो ए कह रहे हैं कि खुद अधिवक्ता की परिभाषा में शामिल नहीं है, या फिर वकील नहीं है, या फिर उच्च न्यायालय का अटॉर्नी नहीं है, या फिर कौन नहीं है? मान्य अभिकर्ता नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इन वर्डों को जो है एडवोकेट शब्द के अंतर्गत कहाँ इंक्लूड किया गया है। अगर हम बात करें किसके अकॉर्डिंग? सीपीसी के अकॉर्डिंग। तो सीपीसी में जो है 215 के अंदर जो है प्लीडर शब्द बताया गया। कहाँ? 215 के अंदर जो है प्लीडर शब्द को डिफाइन किया गया, एडवोकेट शब्द को तो नहीं किया गया। बट वहाँ ने जो है वहाँ उन्होंने जो है प्लीडर शब्द के अंतर्गत आपके एडवोकेट को, वकील को और हाई कोर्ट के अटॉर्नी को इंक्लूड किया है कि हाँ प्लीडर शब्द के अंतर्गत ये व्यक्ति जो है शामिल होंगे। तो इसका मतलब ये हमसे क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर मान्य अभिकर्ता जो है वो अधिवक्ता शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। कौन कौन होंगे? अधिवक्ता, वकील और उच्च न्यायालय का अटॉर्नी जो है अधिवक्ता प्लीडर शब्द की कैटेगरी में आएंगे। देखिए हम यहाँ पर आपको डेफिनेशन में कहाँ चीज़ें बताई गई वो भी साथ के साथ बताते हुए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे निर्णय कहेंगे, कि आखिर ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कम न्यायालय शुल्क को पूरा करने का जो आदेश है, यानी कि अगर किसी मामले में कम न्यायालय शुल्क दिया गया है तो उसको पूरा करने का जो आदेश दिया जाए क्या वो डिसीजन होगा। नेक्स्ट भी पूछें कि लिखित कथन संस्थित किए जाने हेतु दिए जाने वाले समन को देने का आदेश, यानी कि जो लिखित कथन है, जो आपका WS होता है, उसको संस्थित करने के लिए समन देने के लिए जो ऑर्डर दिया गया है क्या वो निर्णय कहलाया जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं क्या कि आपका अपील में संक्षिप्त खारिजी का आदेश, मतलब अगर जो अपील होती किसी भी मामले के अंदर वादा कार्रवाई में, तो उसमें जो संक्षिप्त खारिजी का ऑर्डर कोर्ट दे रहा है क्या वो निर्णय है या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर हम ये तीनों का एनालिसिस करें तो ये तीनों ही ऑर्डर जो है, ये तीनों ही जो ऑर्डर हैं, चाहे वो कम न्यायालय शुल्क को लेकर के हो, लिखित कथन को संसित करने के लिए समन से संबंधित हो, या संक्षिप्त खारिजी का आदेश हो, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा तीनों में से कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ पर निर्णय नहीं कहा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करें, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। बट अगर यहाँ पर निर्णय की बात आई है तो हम आपको यहाँ बता दें कि निर्णय शब्द को सीपीसी में 2(9) के अंदर जो है डिफाइन किया गया, धारा 2 के क्लॉज 9 के अंदर डिफाइन किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार के क्वेश्चन जो है AIB में पूछे जाते हैं, बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड एंड केसेस से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा हो गया, देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए सीधा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने जो है पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर दिख जाएगा, कोई समस्या नहीं है। हमारा मेन जो के पर्पस जो यहाँ पर है आपका रिवीजन कराना है ताकि आप जो है चीज़ों को समझ सकें, चीज़ों को लर्न कर सकें। तो देखिए ये क्वेश्चन बेस्ड है के, बट यहाँ हम इस एक क्वेश्चन के थ्रू 4 सेक्शंस यानी कि 4 चीज़ों को पढ़ेंगे। ये हमसे अंतःकालीन लाभ की परिभाषा को यहाँ पर पूछ रहा है कि सीपीसी के अंतर्गत अंतःकालीन लाभ को कहाँ पर परिभाषित किया गया है। ए ऑप्शन कह रहा है कि देखिए ऑप्शन आपको बिल्कुल सामने दिख रहा हो बट फिर भी यहाँ पर धारा 2(4), बी कह रहा है धारा 2(2), धारा 2(12) और धारा 2(16). अब हम आपको यहाँ पर सारे सेक्शन में बताएंगे कि इनमें क्या किस किस चीज़ को डिफाइन किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत से लेते राइट आंसर आपको पता है कि अंतःकालीन लाभ को मीन्स प्रॉफिट्स को जो है 2(12) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। बट अब बात आती है यहाँ पर कि
2.2 में डिक्री को डिफाइन किया गया, क्योंकि 2.1 में जो है संहिता को डिफाइन किया गया है सीपीसी के अंदर। 2.2 में डिक्री शब्द को परिभाषित किया गया है। जो 2.4 आप पढ़ रहे हैं, 2.4 में जो है डिस्ट्रिक्ट शब्द को परिभाषित किया गया। डिस्ट्रिक्ट शब्द के अंतर्गत किए गए चीज़ें क्या होता है मतलब। उसके बाद आता है 2.16, तो 2.16 में जो है प्रेस्क्राइब यानी कि विहित शब्द को शामिल किया गया है। तो एक क्वेश्चन था, बट इससे आप 4 चीज़ें समझे। 2.4 जिले के बारे में बताता है, 2.2 डिग्री के बारे में, 2.12 अंतकालीन लाभ जो क्वेश्चन में पूछा है, और 2.16 जो है वो विहित को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, किसको डिफाइन कर रहा है? विहित को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये भी हमारा जो है किससे रिलेटेड है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमारा संबंधित है सेक्शन बेस्ड। बिल्कुल ये पूछ रहे हैं, जो भी ऊपर पूछा गया था कि 217 जो है, अब आप समझ गए ना, 217 में क्या दिया हुआ है? पब्लिक सर्वेंट दिए हुए हैं। बट ये क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसको 217 के अंतर्गत लोक अधिकारी नहीं माना है। तो अगर आपने ऊपर वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे नहीं पूछ रहा है। तो एक न्यायाधीश सिंपल है, एक व्यक्ति जो सेवा में और सरकार का वेतन पाता है बिल्कुल है। कौन नहीं होगा? तो सिंपल सी बात है, अभी पहले भी हम पढ़ चुके थे कि ग्राम पंचायत का सरपंच जो है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा रहा सीपीसी 217 के अंतर्गत। तो राइट ऑप्शन होगा इसका बी, कि कौन सा पब्लिक सर्वेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुवाद न्यायालय किसके अधीनस्थ होते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए, क्योंकि हम आपको सेक्शन वाला क्राइटेरिया भी साथ के साथ कराते जा रहे हैं, तो हम आपको यहाँ पर बताएंगे लघुवाद न्यायालय किसके अधीनस्थ होते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें अधीनस्थता की, तो अधीनस्थता के संबंध में जो यहाँ पर बात की गई है वो सेक्शन 3 में बात की गई सीपीसी के में, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज वाले हमने क्वेश्चन कर लिए। अब किसकी बात आती है यहाँ पर? अधीनस्थता की। तो अधीनस्थता के बारे में सेक्शन 3 बात करता है कि कौन किसके अधीनस्थ होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लघुवाद न्यायालय जो होते हैं वो किसके अधीनस्थ माने जाएंगे। व्यवहार न्यायालय या जिला न्यायालय के अंतर्गत, उच्च न्यायालय के अंतर्गत, जिला न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के अंतर्गत, या उपयुक्त तीनों सही है। तो देखिए अब यहाँ पर हम पहले आपको राइट आंसर बता दें कि जो लघुवाद न्यायालय है वो जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधीनस्थ माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जो सेक्शन 3 है सीपीसी का वो सिंपल कहता है कि जिला न्यायालय जो है, जो जिला न्यायालय होता है वो तो देखिए उच्च न्यायालय के अधीनस्थ आएगा, ठीक है। और जिला न्यायालय से नीचे वाली श्रेणी के जो कोर्ट्स होते हैं और जो लघुवाद न्यायालय होते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो हाई कोर्ट के अंडर में आ गया। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे वाले जो ये सिविल कोर्ट्स होते हैं या लघुवाद न्यायालय होते हैं, ये मोस्टली किसके? हाई कोर्ट और जिला न्यायालय के अंडर में आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर इसका हो गया सी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रेवेन्यू वाला, ठीक है। क्या पूछा है? राजस्व न्यायालय को किस धारा के तहत राज्य न्यायालय का दर्जा दिया गया है, यानी कि किसको? तो क्या पूछ रहे, देखिए सेक्शन पूछ रहे हैं मोस्टली, क्या पूछ रहे हैं? सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन नंबर है 5 राइट आंसर, कि रेवेन्यू कोर्ट जो होती हैं उनको हमारे सीपीसी के तहत कोर्ट का दर्जा दे रही है सेक्शन 5 कुछ सर्कमस्टेंसेस कंडीशंस के अंतर्गत। सेक्शन 3 आप पढ़ चुके हैं जो आपको सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में बताती है। सेक्शन 4 जो है वो सेविंग्स के बारे में बात करती है, और सेक्शन 32 जो है वो आपके अलग आ जाती है इनसे, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन 5 जो है वो क्या बात करती है? रेवेन्यू कोर्ट्स के संबंध में जो है बात करती है। अब अगर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो सेक्शन 32 भी आपको बता देते हैं। सेक्शन 32 के अंतर्गत बात की गई है डिफ़ॉल्ट जो होता है उसके लिए पेनल्टी। डिफ़ॉल्ट किसके संबंध में? जो समन वगैरह भेजे जाते हैं उनके संबंध में जो डिफ़ॉल्ट होता है उसकी पेनल्टी की यहाँ पर बात करती है। पूरा डिस्क्रिप्शन में नहीं पढ़ेंगे, वरना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आता है क्वेश्चन जो है वो बात करता है कि भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को किस दृष्टि से बांटा गया है। तो ये कह रहे हैं कि भाई आर्थिक दृष्टि से, प्रादेशिक दृष्टि से और विषय वस्तु की दृष्टि से। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है ये भारत के जो कोर्ट्स होते हैं, न्यायालयों का जो जुरिस्डिक्शन होता है उसको इन तीनों ही दृष्टि से बांटा गया भाई। उनको आर्थिक दृष्टि भी दी हुई कि भी आप इतने से इतने धन से संबंधित मामले सुन सकते हो। उनको आपका प्रादेशिक टेरिटोरियल भी दिया हो कि भाई आप इतने वाले इस वाले क्षेत्र के मैटर सुन सकते हो, और सब्जेक्ट मैटर से संबंधित भी चीज़ें दी हो। मतलब उनका जुडिक्शन इन तीनों ही दृष्टि से बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यायालयों के आर्थिक क्षेत्राधिकार के संबंध में किस धारा में प्रावधान किया गया। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए अभी हमने कौन सी सेक्शन पढ़े? 3 पढ़ा, 4 देखा, 4 में से 3 में अधीनस्थता के बारे में था, 4 में सेविंग्स के बारे में था,
5 जो है आपके बात करती थी राजस्व न्यायालयों के संबंध में, और अभी हमने पीछे देखा जुडिक्शन को लेकर के। तो सिंपल सी बात है, नेक्स्ट सेक्शन हमारा 5 के बाद क्या होगा, जुडिक्शन होगा। बट हमारे सीपीसी के अंदर जो है यहाँ पर पेक्यूनियरी जुडिक्शन ही दिया हुआ, आर्थिक क्षेत्र अधिकारी दिया हुआ सेक्शन 6 के अंतर्गत। सेक्शन 10 जो है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करता है, ये बात करता है आपका, देखिए इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा ए। उसके बाद सेक्शन 10 जो बात करता है वाद का रोक दिया जाना। सेक्शन 15 जो बात करता है वह कहता है कि वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाएगा कैसा होगा, निम्न कैटेगरी का होगा। और 19 मतलब यहाँ पर अगर देखें तो बॉडी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर कोई दोष गलत काम किया जाता है तो उसके कंपनसेशन की जो है यहाँ पर बात की जाती है। तो देखिए आप एक क्वेश्चन से 4 सेक्शंस में क्या चीज़ें दी हुई हैं रिकॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए अभी कुछ सेक्शन बेसिक क्वेश्चन है बट हम इनके अंदर क्या ये भी आपको बता रहे हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में कोर्ट की धन संबंधी अधिकार का जुडिक्शन है, तो बिल्कुल अभी आप पढ़े हो, सेक्शन 6 इसका राइट आंसर है। फिर रिकॉल करा दे, 3 में न्यायालयों की अधिकारिता अधीनस्थता है, 4 में जो है सेविंग्स है, 5 में जो है रेवेन्यू कोर्ट्स की बात की गई है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन देखिए इस समय के अकॉर्डिंग काफ़ी पुराना था तो आज के अकॉर्डिंग ये चीज़ें एनफोर्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रांतीय लघुवाद न्यायालयों पर संहिता की प्रयोज्यता के संबंध में किस धारा में प्रावधान किया गया, तो आप जानते हैं चीज़ें सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग आएगी। सेक्शन 15 में हम अभी आपको बता चुके हैं क्या आता है कि वह न्यायालय जो निम्न श्रेणी का होगा उसमें सूट फाइल किया जाएगा। 10 में कह रहा है कि जो पूर्ववर्ती वाद होते हैं उनको उनके वर्जन की जो है यहाँ पर बात कर रहा है। और जो सेक्शन 22 जो है यहाँ पर दिया हुआ है वो बात करता है ट्रांसफ़र से संबंधित मामलों की। सेक्शन 22 सीपीसी में जो है ट्रांसफ़र से संबंधित मामलों के बारे में बात की गई है कि कौन किस प्रकार के मामले को ट्रांसफ़र किया जा सकता है और कौन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 3 में पूछ रहा है कि लघुवाद न्यायालय निम्नलिखित में से किसके अधीनस्थ है। क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके हैं तो इसका राइट आंसर जो है होगा डी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि किसके अधीनस्थ है। यहाँ पर सी क्योंकि उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सी कह रहे हैं कि न तो ए नहीं बी, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो राइट कौन सा होगा इसका, डी होगा कि लघुवाद न्यायालय जो है सेक्शन 3 के अंतर्गत आपके उच्च न्यायालय जिला न्यायालय दोनों के ही अधीनस्थ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संहिता की किस धारा में प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय के संबंध में प्रावधान किया गया। देखिए सेक्शन 7 में आपने पढ़ा था क्या, ये कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं आपसे, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय के संबंध में जो है बात कर रहे हैं। तो प्रांतीय लघुवाद न्यायालय जो है किस सेक्शन के अंतर्गत दिए हुए हैं, प्रेसिडेंसी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑप्शन में क्या पूछा गया है, प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। सो यहाँ पर प्रांतीय तो पहले हम पढ़ चुके हैं। प्रांतीय लघुवाद न्यायालय की बात सेक्शन 7 के अंतर्गत की गई थी, ध्यान रखिएगा। ये प्रेसिडेंसी पूछा है तो सेक्शन 18, 22, 28 ये तो आप समझ सकते हैं, एक साइड रख दीजिए क्योंकि ये बहुत आगे के सेक्शन है। यहाँ पर प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय के संबंध में बात की गई है सेक्शन 8 के अंतर्गत। ठीक है, कौन से सेक्शन में की गई है, धारा 8 में की गई है। बट जैसा कि हम अभी सेक्शंस को रिकॉल कर रहे हैं तो एक बार फिर भी रिकॉल कर लेते हैं कि बाकी सेक्शंस में क्या है। देखिए सेक्शन 28 तब एनफोर्स होता है सीपीसी का जब वो प्रतिवादी जिसको समन भेजा जा रहा है, जिसको समन की तामील की जा रही है, दूसरे स्टेट में रहता है। भाई समन जो है हमारे उत्तर प्रदेश न्यायालय के द्वारा जारी, उत्तर प्रदेश में किसी कोर्ट के द्वारा जारी किया जा रहा है, बट वो जिसके अगेंस्ट जारी किया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश से बाहर किसी दूसरे स्टेट में निवास करता है। तो अब क्या कंडीशन अपनाई जाएगी उसके संबंध में बात करता है 28। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 22 जो है, सेक्शन 22 अभी हमने आपको बताया मामलों के ट्रांसफर से संबंधित था। सेक्शन 18 जो है वो तब लागू होता है जब मामलों जुडिक्शन की बात आती है, पर जुडिक्शन कैसा हो, अनिश्चित हो, मतलब पता ही नहीं कि इस मामले को सुनने के लिए कौन सा कोर्ट लायबल होगा, यानी कि सीमाएं अनिश्चित हैं, स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है। तो इसके संबंध में सेक्शन 8 जो है फिर इस चीज़ को क्लियर करता है कि इस प्रकार के मामले का जो है कहाँ पर चलाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में सिविल प्रकृति का दावा संबंधित उपबंध का प्रावधान किया गया है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आप लोगों का यहाँ पर आया है, सेक्शन 8 आप लोग जानते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंटी लघुवाद न्यायालय की बात की गई है तो इसका मतलब जो है ये भी नहीं है। सेक्शन 10 में भी आपका जो है वाद के वर्णन से संबंधित बात की गई है। सेक्शन 11 जो है वो रेस जुडिकाटा की बात करता है, तो इसका मतलब सिविल प्रकृति के केसेस के बारे में सेक्शन 9 बात करता है। तो ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि अब सेक्शन 9 से संबंधित बहुत से क्वेश्चन अराइज होंगे क्या से संबंधित कि आखिर ये तो बता दिया कि सिविल प्रकृति के दावों के संबंध में धारा कौन सी बात करती है, 9 करती है। पर देखिए सेक्शन 9 एक छोटी सी डिटेल बता देता है, अब उसके अंदर किन
केसेस को, किन दावों को जो है सिविल माना जाएगा, कौन कौन से होंगे, ये पढ़ने के लिए बहुत से जो है फैक्ट निकल कर सामने आते हैं। तो इसीलिए कौन से मामले सिविल मामले कहलाए जाएंगे, इसके संबंध में जो MCQs होंगे हम लेकर आएंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। तो यदि आप पाना चाहते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता किसी प्रकार के MCQ आपको मिलते रहें ताकि आप AIB 19 की प्रिपरेशन होती रहे, क्योंकि हम MCQ के साथ साथ आपको जो है सेक्शन वाला एरिया भी पूरा कवर करा रहे हैं। तो इसलिए यदि आपने हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।